हेलो, दिस इज इनकम स्टैंड योर वॉचिंग इनकम क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं टेंस के कुछ ऐसे कंसेप्ट जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम आपसे पूछें कि मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, कैसे गलत है? अगर गलत है तो कैसे गलत है, सही है तो कैसे सही है, समझना है। वह थका हुआ है, ही हैज़ टायर्ड, गलत है। वह सोया हुआ है, ही हैज़ स्लिप्ड, गलत है। तो फिर कैसे गलत है, कैसे इनकरेक्ट है? सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप टेंस पढ़ते हैं तो फिर आपको ये नहीं सोचना है कि इसका पहचान क्या होगा। अगर पहचान के आधार पर टेंस के किसी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए टेंस जब भी पढ़ना है तो उसके पहचान के अनुसार नहीं, क्योंकि पहचान हमेशा काम नहीं करेगा, बल्कि उसके सेंस के अनुसार। आप देखेंगे यहाँ पर कि वो मैं समझ रहा हूँ, इसमें कुछ खास रूल्स काम करेगा, वो जानना है आपको। वह थका हुआ है, इसको समझना होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ, चाह रहा है, लग रहा है, सुन रहा है, इन सभी में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आप बोलते हैं कि मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, लेकिन इस तरह का सब्जेक्ट के साथ में ई जा रहा है और वर्ब फोर का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा अभी आपको सीखना है। उसके बाद थका हुआ है, टूटा हुआ है, जला हुआ, लग रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ऐसा लगता है कि हैव हैज प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करना होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब टू बी के साथ में करना होगा यूज़। उसके बाद सोया हुआ है, बैठा हुआ है, लटका हुआ है, ये सब आपको लगेगा कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे हैव हैज के साथ में, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस का यूज़ क्यों होगा, इन सब को जानना है। क्योंकि सिर्फ पहचान के बदलत आप किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। चलिए हम उसके सेंस पर बात करते हैं और एक एक करके आपको समझाते हैं। ये तीनों को रूल्स समझें और प्रत्येक पर 4 सेंटेंस आपको बताने जा रहे हैं। टोटल 4 सेंटेंस समझा करके ट्रांसलेट करके बताने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि आप इसे अंत तक देखिए और समझिए, क्योंकि आप बिल्कुल समझ जाएंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा तो सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगी। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम रहा रही पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझसे रोज़ मिलें, मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझसे रोज़ मिलें। अब जब भी कोई वर्ब इमोशन से जुड़ा हुआ हो, जब भी कोई वर्ब माइंड से जुड़ा हुआ हो, स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ा हुआ हो, तो उसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं चाह रहा हूँ तो आई एम वांटिंग, ऐसा नहीं होगा। मैं चाह रहा हूँ, आई एम वांटिंग, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चाहना क्या है, माइंड से जुड़ा हुआ एक्शन है। मान लीजिए आप बोलते हैं रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ तो आई एम रनिंग, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ है। मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग, या फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ और ये एक मेंटल एक्टिविटी है। तो जब भी कोई एक्शन मेंटली हो, जब भी कोई एक्शन मेंटली हो, तो उसमें हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे उस वर्ब को। क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल प्रेजेंट के रूल पर उसे हम यूज करेंगे। कैसे, इसे देख लेते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझसे रोज़ मिलें, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे जैसे आई वांट, हम आई वांटिंग नहीं लिखेंगे, हम आई एम वांटिंग नहीं लिखेंगे। आई वांट यू टू मीट मी डेली, रोज़ मिलने वाली बात है, रोज़ मिलना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? आई वॉन्ट यू टू मीट मी डेली। एक तो एडवांस स्ट्रक्चर हो गया कि यहाँ पर हम अलग तरीके से बना रहे हैं, इन्फिनेटिव का यूज़ करके बना रहे हैं कि आई वॉन्ट यू, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो रोज़ आए, वो यहाँ पर रोज़ आए, वह लड़का यहाँ पर रोज़ आए, वह रोज़ आए, तो आई वांट हिम टू कम हियर डेली, ऐसे बोल सकते हैं, जो पहले भी कभी बता चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी मेंटल एक्टिविटी की बात हो तो हम वहाँ पर कंटिन्यूअस का यूज़ नहीं करेंगे। उसी प्रकार हम सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे मैं समझ रहा हूँ कि आपके साथ अनेक समस्याएँ हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आपके साथ अनेक समस्याएँ हैं। अब यहाँ पर आप अगर बोलते हैं कि आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव मेनी प्रॉब्लम्स, ये गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, और कंजक्शन का यूज आप स्पोकन में हटा सकते हैं। डैट यहाँ पर कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, तो आप इसे चाहें तो डैट लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और चाहें तो हटा सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो आई अंडरस्टैंड डैट you have many problems, you have many problems। क्या हुआ? मैं समझ रहा हूं कि आपके साथ अनेक समस्याएं हैं, तो आई अंडरस्टैंड
डैट यू हैव मेनी प्रॉब्लम्स, और इस तरह के सेंटेंस में डैट को आप हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि मुझे लग रहा है कि आज वर्षा होगी, मुझे लग रहा है कि आज वर्षा होगी। अब यहाँ पर भी मेंटल एक्टिविटीज़ है, क्योंकि मुझे लग रहा है, अनुमान हमें हो रहा है कि कहाँ ये मेंटल एक्टिविटी है, माइंड में ये बात आया कि मुझे लग रहा है कि वर्षा होगी। तो इस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, ये नहीं कि आई एम फीलिंग ऐसा वैसा कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं इसे, जैसे मुझे लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी डैट, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर आप चाहें और इससे सिंपल कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि आई थिंक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट सीम्स टू मी डैट, आज वर्षा होगी, तो जब भी मौसम से संबंधित मैटर हो तो इट का प्रयोग करेंगे। तो इट सीम्स टू मी डैट इट विल रेन टूडे, इट विल रेन टूडे, मुझे लग रहा है कि आज वर्षा होगी। तो आप क्या समझे, आपने समझा कि जब भी मेंटल एक्टिविटीज़ की बात हो तो उसमें हम कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में यानी सिंपल प्रेजेंट में हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है कि मैं सुन रहा हूँ कि आजकल आप झूठ बोलने लगे हैं। हम बोल रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ कि आजकल आप झूठ बोलने लगे हैं। अब सुनना भी क्या है, मेंटल एक्टिविटीज़ है, यहाँ भी कुछ करना नहीं पड़ता है। आपकी बातों को सुनने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए आप चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ करना नहीं पड़ रहा है। तो सुनने वाली बात में खासकर हियर का प्रयोग करेंगे तो, क्योंकि उसका जो उसमें जैसे आईएनजी का प्रयोग करेंगे मीनिंग बदल जाएगा, मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे आप बोलते हैं हियर तो सुनना, लेकिन हियरिंग का मतलब सुनवाई करना होता है। जैसे कोर्ट में किसी मैटर की सुनवाई की जाती है तो सुनवाई करना हो जाएगा। आप वहाँ पर हियरिंग नहीं बोल सकते कि जैसे आई एम हियरिंग। तो क्या होगा, मैं सुन रहा हूँ कि, हम बोलेंगे आई हियर डैट, आजकल आप झूठ बोलने लगे हैं, डैट हम लिख सकते हैं नाउ अ डिश यू हैव बीगन टू टेल अ लाई। हम हमेशा रूल्स को तो याद रखेंगे, क्योंकि आप लोग जो अभी इसमें है कि मैं सुन रहा हूं तो आई हियर डैट नाउअडेज यू हैव बीगन टू टेल अ लाई, आप झूठ बोलने लगे हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट जरूर है, क्योंकि आप किसी काम को करने लगे हैं तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट होगा, है प्लस V3 होगा, बिगिन को हम बिगन लिखेंगे। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि आई एम हियरिंग का मतलब है, अगर आप बोलते हैं कि आई एम हियरिंग तो इसका मतलब हुआ कि मैं सुनवाई कर रहा हूँ। द कोर्ट इज हियरिंग, कोर्ट सुनवाई कर रही है, द जज इज हियरिंग, जज सुनवाई कर रही है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर हियरिंग का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बोल सकते हैं कि आप लिसनिंग टू, लेकिन फिर भी ये अलग मैटर होगा, क्योंकि लिसनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को गौर से ऐसे सुनना, और हियर का एक सामान्य बात आपके दिमाग में आया तो आप आई हियर का प्रयोग करेंगे। अब रूल 2 में देखेंगे यहाँ पर कि उसका बच्चा अभी सोया हुआ है, इस तरह का सेंटेंस में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखने में तो लगता है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, सोया हुआ है, जैसे मैंने खा लिया है, वह चला गया है, तो लगता है कि वह सोया हुआ है, उसका बच्चा अभी सोया हुआ है, तो ऐसा लगता है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर टेम्पोररी एक्शन है, जब भी कोई एक्शन टेम्पोररी हो, क्षणिक हो, कोई काम क्षणिक रूप से जारी है, चल रहा है, कोई काम चल रहा है, तो उसमें आप कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। जैसे उसका बच्चा अभी सो रहा है तो हीज चाइल्ड, या फिर मान लीजिए कि कोई लेडी है तो हर चाइल्ड भी लिख सकते हैं, हर चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ, हर चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ, या फिर ही चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि उसका बच्चा अभी सो रहा है। क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, कंटिन्यू है, जारी है। तो सेंटेंस का हिंदी जैसा भी हो छोड़ दीजिए, उसका मीनिंग क्या है, सेंस क्या है, ये देखेंगे। जब भी कोई काम जारी है तो उसमें आप क्या करेंगे, कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे, मतलब ईज आर एम के साथ में वर्ब फोर का यूज करेंगे। कब करेंगे, जब आपको लगे कि कोई भी काम जारी है, भले हिंदी सेंटेंस का पहचान जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंस क्या है वो देखना है। अब बोल रहे हैं कि राजू कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो बैठने का काम जारी है, खत्म नहीं हुआ, उठ के चला नहीं गया, सो नहीं गया है, वो बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, राजू कुर्सी पर बैठा हुआ है तो राजू इज सीटिंग ऑन द
ऑन द चेयर। अब यहाँ पर एक बात और देखेंगे, हम चाहें तो इन भी कर सकते हैं, इन द चेयर भी कर सकते हैं। जब भी मान लीजिए कि हैंडी लगा हुआ है बैठने वाला, तो इसमें इन द चेयर, और हैंडी नहीं है तो हम ऑन द चेयर बोल सकते हैं। लेकिन बोलते समय ये नहीं सोचना है कि ऑन होगा कि इन पर डायरेक्ट बोलिए। लेकिन जब भी काम जारी है, राजू कुर्सी पर बैठा हुआ है का मतलब है कि बैठने का काम जारी है। जैसे मान लीजिए कि अभी बातचीत चल रही है, तो क्या बोलेंगे, गोसिप इज गोइंग ऑन। तो कुछ भी जारी है, चल रही है, तो उसमें आप कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे रूल 2 में है कि कोई पंखा से लटक रहा है, किसी के बारे में हम बोल रहे हैं कि भाई वो पंखा से लटक रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक्शन जारी है, काम जारी है, एक्शन जारी है, लटका हुआ है, लटकने का काम जारी है। और इसलिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समवन इज हैंगिंग, समवन इज हैंगिंग फ्रॉम द फैन, फ्रॉम द फैन। समवन इज हैंगिंग फ्रॉम द फैन का मतलब है कि कोई व्यक्ति है जो पंखा से लटका हुआ है और लटकने का काम ही जारी है। तो इस कंडीशन में भी आप टेम्पोररी एक्शन का यूज करेंगे। इस सेंटेंस में देखेंगे कि वह बिछावन पर लेटा हुआ है और लेटने का काम भी जारी है, लेटने का काम भी जारी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही इज लाइंग ऑन द बेड, ऑन द बेड। आप चाहें तो इन द बेड भी बोल सकते हैं। कब, जब भी कोई व्यक्ति कवर्ड है, बेड में कवर है, मतलब कुछ ओढ़े हुए है, तो इन द बेड बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑन द बेड बोलेंगे। चलिए, तो ही इज लाइंग ऑन द बेड का मतलब बिछावन पर लेटा हुआ है और लेटने का काम ही जारी है, सो नहीं गया है, लेटा हुआ है, तो लेटने का काम जारी है, और इसलिए हम इसमें कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। इस तरह के सेंटेंस में हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और वो एडजेक्टिव की तरह होगा। पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा वो भी एडजेक्टिव की तरह है। जैसे देखेंगे कुर्सी का एक पैर टूटा हुआ है, तो शुरू में जो इनिशियल स्टेज में है, जो टेंस सीख रहे हैं, उन्हें लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। लेकिन इसमें अब ये समझना है कि जब भी कोई काम बहुत पहले ही समाप्त हो गया, पहली बात यह है कि कुर्सी का एक पैर टूटा हुआ है, तो अभी तो टूटा नहीं, पास्ट में टूटा। दूसरी बात यह है कि यह अवस्था का बोध है, एक्शन का नहीं। जब भी इस तरह का सेंटेंस हो कि टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, फटा हुआ है, इस तरह का सेंटेंस हो और उससे किसी एक्शन का बोध नहीं बल्कि अवस्था का बोध हो, अवस्था का समझ रहे हैं ना, उसके गुण का बोध हो रहा है, उसकी स्थिति का बोध हो, तो उस कंडीशन में वर्ब टू बी के साथ में, मतलब ईज आर एम के साथ में एडजेक्टिव का यूज होगा। वो एडजेक्टिव कैसा होगा, पास्ट पार्टिसिपल का, मतलब वर्ब थ्री का प्रयोग होगा। कैसे, कुर्सी का एक पैर टूटा हुआ है, हम बोलेंगे a leg of the chair, the leg of the chair is broken, is broken, a leg of this chair is broken। कुर्सी का एक पैर टूटा हुआ है, बिल्कुल सीधी सी बात है। इसमें broken पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इससे पता चलता है कुर्सी की अवस्था के बारे में, कुर्सी के परिस्थिति के बारे में, कुर्सी के गुण के बारे में, कि भाई ऐसी बात है उसके साथ। मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ या बहुत थका हुआ हूँ, तो इस कंडीशन में भी हम मेरी अवस्था की बात है कि भाई मैंने बहुत काम किया है और मैं थक गया हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं कि आई एम वेरी टायर्ड। आई एम वेरी टायर्ड का मतलब है मैं थका हुआ हूँ, और टायर्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, वर्ब थ्री है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस सेंटेंस में देखेंगे कि इस पुस्तक का एक पेज फटा हुआ है, पेज अभी नहीं फटा, कब फटा ये आपको भी पता नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का एक पेज फटा हुआ है, का मतलब है कि उस पुस्तक के उस पेज का गुण बता रहे हैं, वो अवस्था बता रहे हैं कि भाई उसकी अवस्था ऐसी है कि आज फटा हुआ है, फटा चीटा है। तो हम क्या करेंगे, इस पुस्तक का एक पेज तो हम लिखेंगे अ पेज ऑफ दिस बुक, A page of this book is torn, मीन्स फटा हुआ है, जैसे टीयर मीन्स फाड़ना, तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थ्री torn, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, वर्ब थ्री है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इस पुस्तक का एक पेज फटा हुआ है, ऐसे लिखेंगे कि वहाँ एक पेड़ गिरा हुआ है, किसी के बारे में बोल रहे हैं कि भाई किसी पेड़ के बारे में बोल रहे हैं कि वहाँ एक पेड़ गिरा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक पेड़ को उसके गिरने का काम बहुत पहले हो चुका है और पेड़ की अवस्था के बारे में बोल रहा है, और इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ एक पेड़ गिरा हुआ है तो हम लिखेंगे अ ट्री इज, और गिरा हुआ का हम क्या करेंगे, फॉलन भी बोल सकते हैं कि नहीं, आप चाहे तो अपरूटेड भी बोल सकते हैं। अ ट्री इज
uprooted over there का मतलब है कि वहाँ एक पेड़, मान लीजिए कभी कभी आंधी तूफान में ऐसा होता है कि जड़ से उखड़ के गिर जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि a tree is uprooted over there, वहाँ एक पेड़ गिरा हुआ है। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की, और आज का सवाल है, मुझे लग रहा है कि उसे नौकरी लग जाएगी। मुझे लग रहा है कि उसे नौकरी लग जाएगी, लग रहा है। अब क्या है, इसमें कंटिन्यूअस का यूज करेंगे या फिर सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा, क्या होगा मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है। आपको अभी कमेंट करना है, जवाब देना है, बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। मुझे लग रहा है कि उससे नौकरी लग जाएगी। आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? क्योंकि टेंस सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि मुझे लग रहा है, रहा रही, चुका है चुकी है, ता है ती है, ये देख करके टेंस में कभी भी उसे ट्रांसलेट नहीं करेंगे, बल्कि सेंस को देखेंगे। यहाँ पर है कि मुझे लग रहा है का मतलब माइंड सेट, इमोशन की बात हो रही है, मेंटल स्टेट की बात हो रही है, मेंटल एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, और इसलिए इसमें हम सिंपल प्रेजेंट का कोई रूल यूज़ नहीं करेंगे। क्या करेंगे वो आपको देखना है, हम आपके आंसर का इंतजार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।